गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्कोहल वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है कि यदि किसी यौगिक में 3 हाइड्रोक्सी या बोलो OH ग्रुप उपस्थित होंगे, 3 OH ग्रुप उपस्थित होंगे तो उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ट्राईहाइड्रिक जो अल्कोहल है वो बोलो कौन है? ग्लिसरॉल। क्लियर? अपन ने पहले भी बात की थी, जो ट्राई एस्टर के रूप में लगभग सभी जीव तथा वनस्पति तेलों में पाया जाता है। इन ट्राई एस्टर को ग्लिसराइड भी कहा जाता है। वसा और तेल में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल का औद्योगिक उत्पादन वसा या तेल से ही किया जाता है। वसा या तेल का जल अपघटन करवाने पर उच्चतर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। ग्लिसरॉइडों का जल अपघटन अथवा अम्ल अथवा क्षार के द्वारा करवाया जा सकता है। जब ये जल अपघटन जो ग्लिसरॉइड बनते हैं, इनका जल अपघटन यदि अपन क्षार की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सोप बनता है, साबुन बनता है। और इस अभिक्रिया का नाम बोलो क्या होता है? साबुनीकरण। क्लियर? लेकिन अगर जल अपघटन तनु H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएं या मैं बोलूं अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाए तो उच्च वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। उच्च वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं क्षार साबुनिफिकेशन जो अभिक्रिया है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वसा या तेल का कॉस्टिक क्षार से जल अपघटन करवाते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। देखिए, CH2O CO C17 ऐसे लिख देती हूँ, CH2। देखिए, CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35। और इसका अपन को किसकी प्रेजेंस में करवाना है? क्षार की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉयल ट्राइस्टीयरेट। जब आप इसका अपघटन करवाएंगे तो यहां से एक तो बोलो अपन को क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। और साथ में बोलो क्या मिलेगा? ये तो हो गया मेरा ग्लिसरॉल। और साथ में बोलो मुझे क्या मिलेगा? साबुन, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। 3 मोल मिलेंगे और इसको अपन बोलते हैं साबुन। और साबुन का नाम बोलो क्या हो गया? सोडियम स्टीयरेट। क्लियर? तो ये मेरा बोलो क्या हो गया? साबुन। तो ध्यान में रखेंगे आप कि जो ग्लिसरॉइड है अगर उनका क्षार की प्रेजेंस में आप अपघटन करवाएंगे तो वहां से सॉप मिलेगा। अब और सॉप जो कि साबुन बन रहा है इसलिए अभिक्रिया का नाम हो गया सोपानिफिकेशन, साबुनीकरण। अम्ल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो उच्च वसा अम्ल बनेंगे। अब ये ग्लिसरॉइड ट्राई स्टीयरेट ले रखा है मैंने, इसका क्षार की प्रेजेंस में अपन ने क्या करवा दिया बोलो? जल अपघटन। जैसे आप जल अपघटन करवाओगे तो एक तो अपन को क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। और एक बोलो क्या मिलेंगे अपन को? साबुन। और साबुन सोडियम स्टीयरेट होते हैं। क्लियर? तो ये जो मेरी अभिक्रिया है इसको मैं क्या बोलती हूँ? साबुनीकरण। अब ये साबुन होता है, ये जल में विलयशील होता है तो साधारण नमक डालकर इसका अवक्षेपण कर लिया जाता है और फिर जो शेष भाग बचता है उसको स्पेंट लाई बोलते हैं, जिसमें 5 से 8% बोलो कौन होता है? ग्लिसरॉल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ग्लिसरॉल को किस तरीके से अपन ने बनाया। क्लियर? अब देखिए, ग्लिसरॉल की सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए। सबसे पहले अल्कोहल वाली अभिक्रियाएं। सबसे पहले बोलो किसके साथ में अभिक्रिया करवाएं? सोडियम धातु के साथ में। तो जो अपने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की कोई अभिक्रिया नहीं होती। CH2OH CHOH और CH2OH और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो माइनस और Na+, ये क्या बनेगा? CHOH और CH2O- एंड Na+। क्लियर? आगे देखिए, द्वितीयक समूह की अभिक्रिया नहीं होती तो ये यहां से बनेगा डाई सोडियम सॉल्ट। आगे देखिए,
फास्फोरस हैलाइड के साथ में अगर आप अभिक्रिया करवाएंगे, यहीं पे करवा देती हूँ, अगर PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपन को पता है यहाँ से क्या बनेंगे, बोलो 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन CH2Cl। OH ग्रुप का निष्कासन होता है और इनके क्लोराइड्स बनते हैं। और अगर आप लोग इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हो तो यहाँ से भी बनने हैलाइड्स हैं, लेकिन यहाँ से अल्फा बीटा हैलाइड्स बनते हैं। तो ऐसे बोल दूं CH2Cl, CHCl एंड CH2OH, या तो ये बनेगा या बोलो क्या बनेगा, ऐसे लिख सकती हूँ CH2OH, CHCl या CH2Cl। अल्फा एंड बीटा हैलाइड्स बनेंगे यहाँ पे। आगे देखिए, आगे वाले अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम धातु के साथ में केवल प्राइमरी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होगी। PCl5 के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो 1 2 ये रहा 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अल्फा बीटा हैलाइड बनेंगे। अब वो ये भी बन सकते हैं या ये भी बन सकते हैं। क्लियर। अब देखिए HI के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अब अगर अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो अपन को पता आयोडाइड बनेंगे। क्लियर। ये मैं करवा देती हूँ। अभी अपन ने CH2OH अभी अपन ने थोड़ी देर पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि अगर आप आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, वहां पे तो डाई आयोडाइड बनते थे जो कि कैसे थे बोलो, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से फटाफट वो क्या बना रहे थे, एल्कीन। यहाँ पे भी अगर आप HI के साथ में या फिर मैं बोलूँ रेड फास्फोरस और आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे भी बोलो क्या बनेंगे, ट्राई आयोडाइड बनेंगे। क्लियर। CH2I, लेकिन ये ट्राई आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं और फटाफट यहाँ से क्या निकल जाएगा, I2। और जैसे ही I2 निकलेगा यहाँ से देखना क्या बनेगा, CH2I CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अपन बोलते हैं एलिल आयोडाइड। क्लियर। अब ये यदि HI की अपन अधिक मात्रा ले लें तो अभिक्रिया और आगे चलती है और अंतिम उत्पाद के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर आप HI एक्सेस में ले लें, यहाँ पे HI तो मैं यही लिख देती हूँ कि मान लीजिए मैंने HI किस में लिया हुआ है, एक्सेस में। वापस इस एलिल आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया होगी और देखना क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH2I CHI एंड ये क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर। यहाँ से वापस बोलो कौन निकल जाएगा, आयोडीन। जैसे ही आयोडीन निकलेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। और चूंकि अपन ने HI एक्सेस में लिया हुआ है और एक मोल के साथ में जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 CHI और CH3। तो देखना जरा क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो ये जो लास्ट प्रोडक्ट है इसका, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर आप आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, पहले ट्राई आयोडाइड बनेंगे, ये अपन को पता है अनस्टेबल होते हैं। आयोडीन यहाँ से फ्री होगी, एलिल आयोडाइड बनेंगे। चूंकि अपन ने HI एक्सेस में ले रखी है, फर्दर अभिक्रिया होगी, फिर से डाई आयोडाइड बनेंगे, लेकिन फिर आयोडीन रिलीज होगी और ये बनेगा एल्कीन। उसके बाद जब आप वापस अभिक्रिया करवाओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। क्लियर। तो आपको लास्ट जो प्रोडक्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, ये तो अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में। अब देखिए अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो अपन को पता है, अभी पिछले वीडियो में हमने एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाई थी। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो मैं ऐसे लिख देती हूँ NO2OH। कितने मोल बोलो काम में आएंगे, 3 मोल। HNO3 हो गया ये, NO2। और जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखना यहाँ से कितने मोल वाटर निकलेगा, 3 मोल। OH H OH H OH एंड H। और जैसे ही निकलेगा यहाँ से क्या बनेगा, CH2ONO2। ये क्या बनेगा, CHONO2। और ये होगा CH2ONO2। और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। और ये अत्यधिक क्या होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। और ये अत्यधिक बोलो क्या होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। क्लियर। ये अभिक्रिया हुई इसके साथ में। अब देखिए अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए
करवा लेते हैं। CH2OH, ये हो गया CHOH, CH2OH, और अब मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूँ COOH। कितने मोल काम में आएंगे? 3 मोल। क्लियर? तो देखिए CH3COOH, यहाँ से OH और यहाँ से कौन जाएगा? H, और अपन क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 3, और यहाँ से क्या बनेगा? ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। आगे का आप लिख लेंगे। आगे देखिए ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन देखिए। तापमान की विभिन्न परिस्थितियों में ग्लिसरॉल व ऑक्सैलिक अम्ल क्रिया करते हैं तो भिन्न भिन्न उत्पाद बनेंगे, इसीलिए अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं लिख लेती हूँ CH2OH, CHOH, CH2OH, और इसकी अभिक्रिया अपन को ऑक्सैलिक एसिड के साथ में करवानी है। COOH, COOH, ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिखा है। अभी अपन ने टेम्परेचर ले रखा है 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर आप इसकी अभिक्रिया ऑक्सैलिक अम्ल के आधिक्य में ग्लिसरॉल के साथ करवाते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया में एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है? रूपांतरण। देखिए कैसे। अब देखिए यहां से बोलो कौन निकलेगा? OH और H, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2। जैसे ही निकलेगा देखना यहाँ क्या बनेगा? CH2O, CO, COOH, ये लिखा है मैंने। ये हो गया CHOH, और ये क्या हो गया? CH2OH। और अब देखिए फर्दर जब अभिक्रिया होगी तो देखिए यहाँ से कौन निकल जाएगा? CO2, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और जैसे CO2 निकलेगा यहाँ पे देखना क्या बचेगा? CH2O, और ये बोलो क्या हो गया? CHO, यहाँ H रिमेनिंग है, CHO, ये हो गया CHOH और CH2OH। और फर्दर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो क्षार की उपस्थिति में तो देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ है OH और यहाँ कौन है? H। तो जब यहाँ H और यहाँ OH बनेगा तो ये तो देखना जरा क्या बन गया अपना? ग्लिसरीन। क्लियर? और ये देखना क्या बना? H, इसको लिख रही हूँ COOH। क्लियर? देखिए HCOOH ऐसे लिखा है मैंने, और बोलो क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। और ये देखिए ये कौन से उसका था? ऑक्सैलिक एसिड का था ना ये वाला कार्बन। तो देखिए जो का ऑक्सैलिक एसिड पहले डाई कार्बोक्सिलिक था वो बोलो कैसा रह गया? मोनो कार्बोक्सिलिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जब आप ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करवाएंगे तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर? अब देखिए अगर आप इसकी अभिक्रिया 260 डिग्री ये तो 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब देखिए अब इसकी अभिक्रिया मैं करवा देती हूँ 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो देखिए क्या होगा? CH2OH ऑक्सैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवानी है। COOH मैंने इस तरीके से लिखा है इसको, OH आप समझ गए होंगे, COH। अब देखिए यहाँ से OH एंड H, यहाँ से भी कौन जाएगा? OH एंड H। और अब टेम्परेचर मैंने कितना ले रखा है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण होने के बाद देखो क्या बनेगा? CH2OCO, और यहाँ क्या बचेगा? CHOCO। क्लियर? लिख दिया मैंने CH2OH, और फिर यहाँ से देखना CO2, और ये भी क्या है? CO2। तो यहाँ से कितने CO2 निकलेंगे? 2 CO2। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2OH, और इसको अपन बोलो क्या बोलते हैं? एलिल एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ में अगर 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करवाओगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर 260 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो बोलो क्या बनेगा? एलिल एल्कोहल बनेगा। क्लियर? एसिटिलीकरण करवाएंगे तो अपन को पता है
ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बन जाएंगे। देखिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया हो गई, CH2OH, CHOH, CH2OH। और अगर आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाओगे, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो यहां से बोलो क्या निकल जाएगा, HCl। कितने मोल काम में लेने पड़ेंगे, 3। यहां से कौन जाएगा H, यहां से कौन जाएगा Cl, और आके जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। क्लियर। आगे देखें इसका निर्जलीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। निर्जलीकरण देखिए, अगर ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट अथवा अन्य निर्जलीकारक पदार्थ जैसे सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ में गर्म किया जाए, देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, तो या तो आपको अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में, या आप अभिक्रिया करवाओ सांद्र H2SO4 के साथ में, या अभिक्रिया करवा दो P2O5। ये सारे के सारे निर्जलीकारक पदार्थ होते हैं। तो अपनी विशिष्ट गंध के द्वारा गर्म किया जाता है तो एक्रोलीन बनते हैं, जो अपनी विशिष्ट गंध के द्वारा पहचानी जाती है। और इस अभिक्रिया को ग्लिसरॉल के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। देखिए जैसे ही इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखती हूँ। देखिए CH2OH, ये H और OH वैसे ही लिखा है मैंने, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ। और ये हो गया CH एंड OH, H। क्लियर। देखिए इसको भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, H और H। कुछ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के हिसाब से मैंने इलाबोरेट किया है इसको, आपको इजीली पता पड़े कि मैंने वाटर कहाँ से निकाला है। तो ये मैंने निर्जलीकारक पदार्थ ले रखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सांद्र H2SO4 या P2O5 के साथ में। तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए यहाँ से, -2H2O। और जब ये निकले तो देखना क्या बचा, ऊपर क्या बचा है, CH2। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा, केवल C, क्योंकि इसका H भी गया, OH भी गया। यहाँ फिर डबल बॉन्ड, और इस पे देखना क्या बचा है, H और OH। क्लियर। और अब इसमें मैं रीअरेंजमेंट करवा देती हूँ। जैसे ही आप रीअरेंजमेंट करवाएंगे देखना, ये लीजिए, ये इधर, तो हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो क्या बनेगा, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको बोलो क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। और इस एक्रोलीन की विशिष्ट गंध होती है जिसके द्वारा ये पहचाना जाता है, और इसीलिए इस विधि के द्वारा इसका क्या किया जाता है, ग्लिसराइड का परीक्षण किया जाता है। ग्लिसरॉल के परीक्षण में काम में लिया जाता है इसको, ग्लिसरॉल परीक्षण विधि के लिए काम में लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। जब अपन इस ग्लिसरॉल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सांद्र H2SO4 P2O5 जो कि निर्जलीकारक एजेंट होते हैं, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे निकला वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ से क्या बनता है, एक्रोलीन। और इस एक्रोलीन की एक स्पेसिफिक गंध होती है जिसके द्वारा ये पहचाना जा सकता है। इसीलिए इस विधि को अपन ग्लिसरॉल के परीक्षण के लिए काम में लेते हैं। क्लियर। अब इसके कुछ औद्योगिक इसके यूजेस हैं ग्लिसरॉल के, वो आप लोग पढ़ लेंगे, अपने बुक में पढ़ लेंगे। जैसे लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं, एंटीफ्रीज के रूप में काम में आता है, चमड़े के सामान को नम और मृदु बनाने के, एसिड प्रूफ सीमेंट बनाने के निर्माण में काम में आता है। ये आप लोग अपनी बुक से पढ़ लेंगे। थैंक यू।